हेलो एवरीवन, आज डेट है 2 जुलाई 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि वेस्टर्न घाट को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था ब्लैक सी को लेकर के, तो ब्लैक सी को अगर हम मैप में व्यू करें, ब्लैक सी जिसको यूक्सीन सी के नाम से भी जानते हैं, पूरे वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी के रूप में लोकेटेड है ब्लैक सी। ब्लैक सी अटलांटिक ओशियन के मार्जिनल सी के रूप में ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया के बीच में लोकेटेड है। ब्लैक सी के सराउंडिंग एरियाज़ में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ अपनी बॉर्डर कोस्ट लाइन शेयर करती हैं ब्लैक सी के साथ में, उनके नेम को अगर हम डिस्कस करें तो नॉर्दर्न पार्ट पर यूक्रेन कंट्री, वेस्टर्न पार्ट पर रोमानिया एंड बुल्गारिया, सदर्न पार्ट पर टर्की एंड ईस्टर्न पार्ट पर रशिया एंड जॉर्जिया। मीन्स 6 कंट्री जो हैं वो अपनी कोस्ट लाइन शेयर करती हैं ब्लैक सी के साथ में। जो ब्लैक सी है वो अदर वाटर बॉडीज़ के साथ में भी इंपॉर्टेंट स्टेट के थ्रू कनेक्टेड है। जैसे कि अगर हम बात करें सी ऑफ अजो, जो पूरे वर्ल्ड में सबसे सैलोएस्ट सी के रूप में लोकेटेड है, उससे कनेक्टेड है ब्लैक सी स्टेट ऑफ कर्च के थ्रू। और यहाँ पर सी ऑफ मार्मरा है जिससे कनेक्टेड है ब्लैक सी बोस्पोरस स्टेट के थ्रू। और फिर यहाँ पर स्टेट ऑफ डार्डानिल्स के थ्रू ब्लैक सी कनेक्टेड है मेडिटेरियन सी, या फिर मेडिटेरियन सी का ही पार्ट है एजियन सी के थ्रू। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेट है जो इनसे कनेक्टिविटी है ब्लैक सी की। इंपॉर्टेंट अदर फैक्ट्स की अगर हम डिस्कस करें तो ब्लैक सी में कुछ इंपॉर्टेंट रिवर जिनके नेम अगर हम डिस्कस करें तो नाइपर रिवर, डॉन रिवर, डेन्यूब रिवर जो है वो अपने वाटर को डिस्चार्ज करती हैं। ब्लैक सी के सराउंडिंग एरिया में कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज हैं और इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज के नेम है पोंटिंग माउंटेन रेंज, काकेकस और क्रीमियन माउंटेन रेंज। अदर फैक्ट्स को अगर हम डिस्कस करें तो ब्लैक सी के नॉर्दर्न पार्ट पर यहाँ पर स्नेक आइलैंड है जो डैन्यूब रिवर के जो माउथ है वहाँ पर लोकेटेड है। और ये जो स्नेक आइलैंड है जिसको सरपेंट आइलैंड के नाम से भी जानते हैं और ये यूक्रेन कंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अदर फैक्ट्स को यहाँ पर देखो, जो ब्लैक सी है यहाँ पर एनोक्सिक वाटर कंडीशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है। व्हाट इज़ एनोक्सिक वाटर कंडीशन? जब भी किसी वाटर बॉडी में जो वाटर अवेलेबल है अगर उसमें डिजोल्व्ड ऑक्सीजन की कमी बहुत ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन को, उस वाटर को एनोक्सिक वाटर के नाम से जानते हैं। ये सारी सिचुएशन ब्लैक सी में क्यों क्रिएट हो रही है? तो ये माना जाता है कि यहाँ पर यूट्रोफिकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। एनोक्सिक वाटर क्या होता है? जब भी किसी वाटर बॉडी में जो डिजोल्व ऑक्सीजन जो है वो जब डिप्लीटेड हो जाए तो वहां पर एनोक्सिक वाटर कंडीशन क्रिएट होती है। और ये सारी कंडीशन इसलिए क्रिएट होती है कि जब भी किसी वाटर बॉडी में अवेलेबल वाटर में जो एक्सचेंज की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाए, मतलब वाटर जो है वो फ्लो अगर इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर ना हो पाए और स्टेगनेट फॉर्म में ही एक जगह क्रिएट रहता है, तो उसकी वजह से ये सारी जो सिचुएशन है वो क्रिएट होने लग जाती है। और इन सभी की वजह से हाइपोक्सिया जो कंडीशन है, सिचुएशन है, वो भी क्रिएट होती है। तो ये ब्लैक सी से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रंट पेज पर फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड है नुपुर शर्मा को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को डिस्कस किया और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात रखी कि नुपुर शर्मा ने जो भी स्टेटमेंट दिए थे प्रॉफिट को लेकर के वो सारे डेरोगेटरी स्टेटमेंट थे उनके, तो उनको आकर के नेशन में प्रेजेंट टाइम में जो भी एक्टिविटी चल रही हैं, जो भी इशू, जो भी कंडीशन क्रिएट हो रही हैं, जो भी सर्कमस्टेंसेज क्रिएट हो रही हैं, उन सभी को लेकर के उनको अपनी जो भी माफ़ी है वो मांगनी चाहिए। उनको क्लियरली यहाँ पर बोलना चाहिए कि उनके जो भी स्टेटमेंट है वो किसी स्पेसिफिक रिलीजन को डेरोगेटरी स्टेज में क्रिएट करने वाले नहीं थे और उनको अपोलाइज करना चाहिए कंट्री से। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जीएसटी का जो रेवेन्यू है लास्ट मंथ में उसमें काफ़ी ज़्यादा हाइक देखने को मिला है। कंपैरिजन किया गया है लास्ट ईयर से, जब सेकेंड वेव देखने को मिल रही थी कोविड की, तो उस टाइम से अगर हम डिस्कस करें तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है।
मतलब 56% मोर देन ए ईयर अर्लियर व्हेन द सेकेंड कोविड वेव हैड हिट इकोनॉमिक एक्टिविटी। 56% हाइक देखने को मिल रहा है जीएसटी कलेक्शन में। जरूरी भी है, प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग की उसमें जीएसटी कंपनसेशन सेस जो स्पेसिफिक स्टेट्स को दिया जाना था कि 2017 में जब जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया तो स्टेट्स को ये बात रखी गई थी कि अगर जीएसटी को आप सब अप्लाई करते हैं, हम सब मिलकर के जीएसटी टैक्स को अप्लाई करेंगे तो स्टेट का जो इनडायरेक्ट टैक्स से जो उनकी वैल्यूएशन है, इनडायरेक्ट टैक्स से जो उनकी इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन जब ये देखने को मिला कि काफ़ी ज़्यादा गैप देखने को मिल रहा है तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि कुछ टाइम के लिए हम स्टेट को जीएसटी कंपनसेशन सेस देंगे। मतलब कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी जो है वो ज़्यादा लगाया जाएगा, जैसे कि जो काफ़ी ज़्यादा हाई जिनका प्राइस जो है काफ़ी लेविड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन सभी के ऊपर हम कंपनसेशन सेस इम्प्लीमेंट करेंगे और उससे जो मनी कलेक्ट होगा उसको हम स्टेट्स को देंगे। कोविड के टाइम में क्या देखने को मिला कि स्टेट्स का जो रेवेन्यू है वो काफ़ी ज़्यादा और कम हो गया, तो गवर्नमेंट ने कुछ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ मनी लिया, बोरो किया कुछ मनी और वो दिया स्टेट को कि आप जो है ये जो मनी हमने लिया है इसका प्रिंसिपल तो आप पे करोगे, इंटरेस्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी। तो इसमें ये बोला गया कि आप जो है वो अपना प्रिंसिपल पे करते रहिए टाइम टू टाइम, लेकिन स्टेट्स के पास में तो रेवेन्यू अवेलेबल ही नहीं था। तो कंपनसेशन सेस जो 2017 से इम्प्लीमेंट किया गया था उसकी 2022 लास्ट डेट थी जून 2022, लेकिन उसको अब 2026 तक इंक्रीज कर दिया गया है ताकि जीएसटी से जो कंपनसेशन जो एक गैप जो देखने को मिल रहा है स्टेट की अर्लियर इनकम में और प्रेजेंट टाइम की इनकम में टैक्स के थ्रू, तो उस गैप को फिल किया जाए। तो यहाँ पर जीएसटी से जो रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा ताकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ एक्स्ट्रा इम्प्लीमेंटेशन जो करने पड़ रहे हैं उसमें काफ़ी रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है, देखो महाराष्ट्र में शिवसेना हेड जो हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने देखो अब जब वहाँ पर फ्लोर टेस्ट की बात आई कि फ्लोर टेस्ट किया जाना है तो उससे पहले ही उद्धव ठाकरे जो सीएम थे उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया और कल वहाँ पर जो महाराष्ट्र में जो भी अलायंस देखने को मिला, शिवसेना लीडर के रूप में जो एकनाथ शिंदे हैं उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया, उनको सीएम बना दिया गया है और देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो डिप्टी सीएम के रूप में अपॉइंट हुए हैं। ओके, अब यहाँ पर जो उद्धव ठाकरे हैं उन्होंने क्वेश्चनिंग की तो कि 2019 में जब ये सारे स्टेटमेंट हमने रखे थे बीजेपी के सामने, तब बीजेपी ने इन सब के ऊपर अलाउ क्यों नहीं किया था। तब भी शिवसेना ने ये बात रखी थी कि शिवसेना का जो भी लीडर है वो सीएम के रूप में आएगा और बीजेपी एक अलायंस के रूप में यहाँ पर हम गवर्नमेंट बना सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जैसे कि फ्लोर टेस्ट जो है वो मंडे को कंप्लीट होगा। प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट वहाँ पर बनी है कि वो अपनी मेजोरिटी वहाँ पर रखती है या नहीं रखती है। एक जो आर्टिकल है इसमें अभी स्पीकर के इलेक्शन की बात रखी गई है, तो स्पीकर का जो इलेक्शन है उससे रिलेटेड फैक्ट्स को अभी हम डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 8 पर इससे डिटेल्ड फॉर्म में इस आर्टिकल को डिस्कस कर रखा है, तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि कांग्रेस जो है वो क्यों अपोज कर रही है स्पीकर के इलेक्शन को लेकर के महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 2 पर। आप सभी को पता है 1 जुलाई 2022 से जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको बैन कर दिया गया है और दिल्ली में जो भी इसका वायलेशन कर रहे हैं उनके ऊपर पेनल्टीज़ और जेल टर्म जो है उनके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सिंगल यूज़ प्लास्टिक की वजह से कल भी हमने डिस्कस किया था कि बहुत सारी जो परेशानियां हैं, बहुत सारी ट्रबल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो गई हैं, क्योंकि अगर हम इसका अल्टरनेटिव फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि पेपर से बने हुए जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल जिनको यूज़ किया जाता था, जैसे प्लास्टिक से बने हुए सिंगल यूज़ प्लास्टिक से बने हुए जो मटेरियल थे उनका अल्टरनेटिव जो यूज़ किया जा रहा है उनके प्राइस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाइक हैं। इसकी वजह से जो इश्यूज हैं, जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से वर्स फॉर्म में क्रिएट हो गई हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर फर्स्ट जो आर्टिकल है वो अभी महाराष्ट्र में जो सिचुएशन है उसके बारे में यहाँ पर शो कर रखा है। नेक्स्ट यहाँ पर जीएसटी में जो भी हाइक देखने को मिल रहा है उसके बारे में बता रखा है कि किस तरीके से सेंटर स्टेट जो डायलॉग है उसको हम रेगुलर करते हुए जो भी एक्स्ट्रा रेवेन्यू हम कलेक्ट कर रहे हैं उसके थ्रू सेंटर और स्टेट के जो रिलेशन है उनको मेंटेन करते हुए इस रेवेन्यू का हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें प्रेजेंट टाइम में जो इशू
नुपुर शर्मा ने जो स्टेटमेंट दिया उसके बाद में जो इशू देखने को मिला, और 1947 के टाइम में इंडिया में जो इशू था उसको यहाँ पर एक कंपैरिजन करने की कोशिश की गई है कि अभी इंडिया ने जो स्टेटमेंट दिया उसके बाद में हमारे इंडिया के हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपनी बात रखी। उन्होंने अपना पर्सनल एग्जाम्पल दिया कि किस तरीके से उनका फ्रेंड जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता था, लेकिन हमारे घर में वो रहा जब से उनकी फादर की डेथ हुई उनके फ्रेंड की। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने बात बताया है कि किस तरीके से हमारी कम्युनिटी में कोलिब्रेशन देखने को मिलता है। दूसरा, हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और उसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उन्होंने ये बात रखी कि जो भी स्टेटमेंट पास हुआ है उसको वजह से हमारे वेस्टर्न एशियन कंट्रीज़ के साथ में जो रिलेशन है या फिर और अदर कंट्रीज़ के साथ में जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट देखने को मिले हैं। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि प्रेजेंट टाइम में इंडिया की जो अगर हम बात करें कि इंडिया का जो स्टैंड है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, तो इंडिया की तरफ से अगर कोई स्टेटमेंट आता है तो उसकी वजह से वर्ल्ड लेवल पर भी इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है इसमें महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर के इलेक्शन को लेकर के है। सबसे पहले तो हम पहला बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे कि इशू क्या है जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो रही है। देखो, जब 2019 के टाइम में जब यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हुए, उसके बाद में जब यहाँ पर एनसीपी ने, कांग्रेस ने और शिवसेना ने मिलकर के गवर्नमेंट बनाई, तो गवर्नमेंट बनाने के बाद में जब वहाँ के जो स्पीकर हैं वो बनाए गए नाना पटोले, और जब उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था तो उसके बाद में बार बार जो गवर्नमेंट है उन्होंने अर्ज़ किया था गवर्नर के साथ में कि स्पीकर की जो भी उनका जो भी इलेक्शन की जो डेट है वो आप डिक्लेयर कर दीजिए। लेकिन जो वहाँ के गवर्नर हैं उन्होंने इस इशू को नेगेटिवली तरीके से प्रेजेंट किया, मतलब कभी उन्होंने सीरियस ही नहीं लिया कि जो स्पीकर की जो पोस्ट है वो वैकेंट है और हमें उसके लिए जो इलेक्शन है वो कंडक्ट करवाना चाहिए। तो मिस्टर कोश्यारी जो वहाँ के गवर्नर हैं उन्होंने सीरियसली इसके ऊपर कभी भी क्रिएट नहीं किया। तो डेप्यूटी स्पीकर जो है वो यहाँ पर अपना रोल प्रेजेंट कर रहे थे। ओके, इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने फिर कुछ चेंज किए। स्टेट गवर्नमेंट ने ये बोला कि नए स्पीकर हम जब बनाएंगे तो उसका उनका जो भी इलेक्शन होगा इसमें वॉइस वोट के थ्रू हम इलेक्शन करवाएंगे। ओके, मतलब सभी जो भी कैंडिडेट जो भी मेंबर हैं लेजिस्लेटर के रूप में वो अपने हैंड जो हैं वो शो करेंगे और सीक्रेट वोट जो होता है उसको अवॉइड इसमें किया जाएगा। तो इस टाइम अपोजिशन बीजेपी ने इस चीज़ को लेकर के, जिसमें जो बीजेपी जो उस टाइम अपोजिशन में थी, उन्होंने इस मूवमेंट का क्या किया, अपोज किया, और एमएलए गिरीश महाजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए इस अमेंडमेंट को लेकर के कि ये काफ़ी इलीगली है और आर्बिट्रेरली जो रूल्स एंड रेगुलेशन में अमेंडमेंट लाया गया है। ओके, तो जब बाद में उनसे मिस्टर कोश्यारी से बोला गया कि इलेक्शन जो स्पीकर है उसका इलेक्शन किया जाए, तो मिस्टर कोश्यारी ने ये बात बोली कि देखो जो स्पीकर के लेकर के जो आपने रूल्स एंड रेगुलेशन लाए हैं वो एक जुडिशरी में इंटरवीन किया जा रहा है, तो सब जुडिस जो इशू है उसको लेकर के आप इलेक्शन नहीं कंडक्ट करवा सकते कि उस इशू को लेकर के जुडिशरी अपनी बात रखे, एक क्लियर नोटिफिकेशन सामने आई तब जाकर के हम इलेक्शन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर यही प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि जब उसमें क्लियर जो है वो रिजल्ट नहीं आया है और जब आप बोलते थे कि सब जुडिस जो है वो इशू है तो उसमें इलेक्शन नहीं हो सकता, तो अब कैसे हो रहा है, इस बात को लेकर के जो कांग्रेस है उन्होंने अपनी बात यहाँ पर रखी है। तो अब स्पीकर जो पोस्ट है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। उससे रिलेटेड हम कुछ बेसिक फैक्ट्स डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 178 जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर की पोस्ट जो है उसके बारे में बात करता है कि जो स्पीकर होगा वो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो सेशन होंगे उन सेशन को प्रिजाइड करेगा। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 93 जो है वो लोकसभा के लिए स्पीकर की बात करता है। इंडियन स्पीकर मीन्स चाहे आप सेंट्रल लेवल पर ले लो या फिर स्टेट लेवल पर, जो भी ऑफिस ऑफ इंडियन स्पीकर है वो हाउस ऑफ कॉमन्स, इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स जो वहाँ का लोअर हाउस है वहाँ की पार्लियामेंट का, तो हाउस ऑफ कॉमन्स में जो स्पीकर की पोस्ट है उसी पोस्ट के एक तरीके से इक्विवेलेंट है इंडियन स्पीकर की ऑफिस।
अब स्पीकर का इलेक्शन किस तरीके से होता है, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें बता रखा है कि हर जनरल इलेक्शन के बाद में जब भी लेजिस्लेटिव असेंबली फर्स्ट टाइम मीटिंग होगी तो उस वेरी फर्स्ट सेशन में ही स्पीकर की जो पोस्ट है उसके बारे में बता दिया जाएगा और डेप्यूटी स्पीकर जो है इनको इलेक्ट कर लिया जाएगा, जो भी मेंबर्स होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के उनमें से। ओके, तो यहाँ पर यह बताया गया है कि देखो जो स्पीकर है वो अपनी पोस्ट पर तब तक बना रहता है जब तक उनको रिप्लेस करने वाला दूसरा स्पीकर नहीं आ जाता है। ओके, तब तक स्पीकर जो है वो अपनी पोस्ट पर बना रहेगा। जनरली ये माना जाता है कि जो स्पीकर है वो रूलिंग पार्टी से होता है और जो डेप्यूटी स्पीकर जो होता है वो एक तरीके से अपोजिशन से देखने को मिलता है। स्पीकर की कुछ इंपॉर्टेंट पावर होती हैं। स्पीकर क्या करता है, लेजिस्लेटिव असेंबली के रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है, ध्यान रखता है कि कोरम जो है वो कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर कोरम जो है वो नहीं अवेलेबल है तो डिसिप्लिन के बेसिस पर वो डिसिप्लिन को रिस्टोर करने की कोशिश करता है, हाउस की जो सिटिंग है उसको सस्पेंड करता है या फिर अर्जेंट करता है। अगर कोई भी मेंबर जो है हाउस का मेंबर अगर वो अनरूली बिहेवियर करता है तो उसको एक्सपेल या फिर सस्पेंड भी कर सकता है स्पीकर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्पीकर जो है वो डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन अगर किसी इशू के ऊपर डिस्कशन हो रहा है और अगर वहाँ पर टाई की सिचुएशन क्रिएट हो गई तब तक जो है तो टाई की सिचुएशन में ही डज नॉट वोट एक्सेप्ट टू ब्रेक ए टाई, तो टाई को ब्रेक करने के लिए ही वो वोट करता है, नहीं तो जो स्पीकर है वो वोट जनरल वे में वोट नहीं करता है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं। तो इससे आपको एक पता चलता है कि कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई भी जो हाउस है उसका स्पीकर जो है वो एक मास्टर का रोल प्ले करता है कि वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन भी मेंटेन करेगा और जो इम्पोर्टेंट कुछ बातें हैं उनको भी मेंटेन एंड रेगुलेशन करने की कोशिश स्पीकर करता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखो जैसे ही नई गवर्नमेंट बनी महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में मेट्रो कार शेड को जो मूवमेंट है जिसको लेकर के जो प्रीवियस गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे, उसको उन्होंने रेगुलर करने की बात रखी है। तो प्रीवियस गवर्नमेंट के जो सीएम हैं उन्होंने बोला है कि देखो ये आपका जो इशू है, भले ही आप गवर्नमेंट के खिलाफ हैं और नई गवर्नमेंट यहाँ पर बनी है, जो भी एक्टिविटीज़ हैं इसकी वजह से फॉरेस्ट एरिया में एनवायरनमेंट लेवल पर काफ़ी ज़्यादा हैजार्डस एक्टिविटी जो है वो क्रिएट होगी। तो आप जो भी ये नया इनिशिएटिव लेकर के आ रहे हो इस प्रोजेक्ट को अभी कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रोकने की ज़रूरत है और एक कंप्लीट डिस्कशन के बाद में ही इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल यहाँ देखिए पेज नंबर 9 पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है देखो, यशवंत सिन्हा, आप सभी को पता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं जुलाई में और इसमें वो एक कैंडिडेट हैं अपोजिशन पार्टीज से। तो यहाँ पर यशवंत सिन्हा जो है वो अदर स्टेट में अपने जो एक तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं कि ताकि अपने सपोर्ट में जो वहाँ पर पार्टीज़ हैं उनको अपने सपोर्ट में ला सकें। तो छत्तीसगढ़, कांग्रेस रूल्ड है छत्तीसगढ़, वहाँ पर अपने सपोर्ट के लिए कि प्रेसिडेंशियल नॉमिनी के रूप में वो खड़े हुए हैं और आप हमें सपोर्ट कीजिए। यहाँ पर उन्होंने सिडिशन लॉ के बारे में बात की है कि सिडिशन लॉ जो है 124A शुड गो, इसको हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करें तो जो सिडिशन लॉ है वो प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो देखो ब्रिटिशर्स एरा के टाइम में इसको इंक्लूड किया गया था और अभी काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन जो है वो चेंज हो रही है और ब्रिटिशर्स एरा कॉलोनियल सिस्टम, कॉलोनियल एरा का इम्पोर्टेंट लॉ होने की वजह से अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें इसको क्या करना चाहिए, कोशिश किया जाना चाहिए कि इसको रिपील कर दिया जाए। तो सेडिशन लॉ से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। देखो 17th सेंचुरी में सबसे पहले इंग्लैंड में जो सेडिशन लॉज हैं उनको लाया गया था और बेसिक प्रोविज़न ये रखा गया था सेडिशन लॉ को लेकर के कि कोई भी जो गवर्नमेंट होती है उसके लिए सिर्फ क्या हो, अच्छी बातें हो, बुरी बातें वहाँ पर ना हो। तो इसके लिए जो लॉ मेकर्स हैं वो सेडिशन लॉ के लेकर के आए इंग्लैंड में 17th सेंचुरी में कि गवर्नमेंट का कोई भी जो है मतलब अगर कोई बैड ओपिनियन है गवर्नमेंट के खिलाफ में तो उसको काउंटर किया जा सके। मतलब गवर्नमेंट के लिए सिर्फ जो गुड ओपिनियन है, मतलब लोग जो अच्छी अच्छी बातें करें वो ही सामने रहनी चाहिए। तो इंडिया के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले 1837 में थॉमस मैकोले ने इसको ओरिजिनली ड्राफ्ट किया था, लेकिन 1860 में जब आईपीसी इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया, इंडियन पीनल कोड, तो उसमें जो सेडिशन लॉ जो है उसको
रेगुलेट उसमें इंसर्ट नहीं किया गया था, लेकिन उसके बाद में 1870 में सेक्शन 124A के रूप में जो सेडिशन लॉ है उसको इंसर्ट किया गया आईपीसी में सर जेम्स स्टीफन के द्वारा। अगर हम बात करें तो कॉलोनियल एरा में हमारे इंडिया के इम्पोर्टेंट जो लीडर्स हैं जिन्होंने इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, जिसमें बाल गंगाधर तिलक हैं, महात्मा गांधी जी, भगत सिंह, इन सभी के ऊपर जो सेडिशन लॉ है उनको इम्प्लीमेंट किया गया। तो सेडिशन लॉ की अगर हम बात करें तो सेडिशन लॉ होता क्या है? अगर गवर्नमेंट को लेकर के कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट आपने दिए या फिर कंट्री को लेकर के एक्सट्रीम स्टेटमेंट आपने दिए जिसकी वजह से कंट्री में डिसलॉयल्टी जो है वो क्रिएट हो रही है, एनमिटी की जो फीलिंग्स हैं वो क्रिएट हो रही हैं, तो जो भी आपके कमेंट्स हैं, जो भी आपने इस तरीके के स्टेटमेंट दिए हैं जिसकी वजह से अगर डिसअफेक्शन जो क्रिएट हो रहा है तो उन सभी चीज़ों को इस सेक्शन के अंदर रेगुलेट किया जाता है। अगर हम सेडिशन के अंडर बात करें तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है और इसमें ये भी बोला जाता है कि अगर कोई पर्सन इसके अंडर चार्ज्ड होता है तो गवर्नमेंट जॉब से भी उसको बार्ड किया जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सेडिशन लॉ से रिलेटेड जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, देखो, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो चेयरपर्सन हैं जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, उन्होंने फ्राइडे को कुछ इंपॉर्टेंट बात रखी कि न्यूक्लियर वेपन्स की अगर हम बात करें तो इंडिया की जो पॉलिसी है वो पास्ट आइडियोलॉजी जो है उसको रिफ्लेक्ट करती है। इसके अलावा उन्होंने बोला ह्यूमन राइट्स इन इंडियन कल्चर एंड फिलोसॉफी के बेसिस पर एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी और उन्होंने ये बोला कि इंडियन सिविलाइजेशन इथोस जो है इसमें अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया ने बहुत सारे आइडियाज़ और फेथ को जो डिफरेंट आइडियाज़ और डिफरेंट आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं उन सभी को हमने एसिमुलेट करके हमारे इंडिया की जो कोलिब्रेशन पावर है या हमारे कंट्री की जो पावर है उसको हमने इंक्रीज़ किया है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में हमें क्या करना चाहिए कि जो भी हमारे इम्पोर्टेंट आइडियोलॉजी है उसी को हमें फॉलो करते हुए जो अदर पार्ट है हमारी सोसाइटी के उनके ऊपर हमें हमारा कल्चर जो है वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। मतलब सभी लोग जो हैं वो इंडिपेंडेंट है हमारे इंडिया में, उनको अपनी अपनी आइडियोलॉजी फॉलो करने की कोशिश की जानी चाहिए। ओके, इसके अलावा उन्होंने बोला कि प्रेजेंट टाइम में जो कंट्री है, प्रेजेंट टाइम में जो वर्ल्ड है वो डिस्कशन करता है कि वेपन जो है उससे कभी भी कुछ भी एस्टेब्लिश नहीं हुआ, ना पीस आ पाई है, ना ब्रदरहुड इंक्रीज हो पाया है। लेकिन फिर भी जो NHRC के जो हेड है उन्होंने एक बात रखी कि फिर भी जो कंप्लीट वर्ल्ड जो है वो वेपन्स के थ्रू भाग रहा है। हम रेगुलर डिस्कस करते हैं कि अलग अलग कंट्री जो है वो अपने टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने की कोशिश करती है और अलग अलग कंट्री जो है वो अपने वेपन को काफ़ी हाईटेक लेवल पर इम्प्रूव करने की कोशिश करती है। ओके, तो यहाँ पर NHRC जो टर्म है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। उससे रिलेटेड हम कुछ बेसिक फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। देखो, यहाँ पर डिस्कस करते हैं। NHRC एक स्टैच्यूटरी बॉडी है और 1993 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। सबसे पहले अगर हम बात करें तो NHRC का चेयरपर्सन कौन होता है, तो चेयरपर्सन में सुप्रीम कोर्ट का या तो जज हो या चीफ जस्टिस भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो वो यहाँ पर NHRC का चेयरपर्सन हो सकता है। जो भी इसके मेंबर होते हैं NHRC के मेंबर, उनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। 6 मेंबर कमेटी होती है एक, वो रिकमेंडेशन देती है प्रेसिडेंट को और फिर प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं। तो उन कमेटीज़ में कौन कौन होते हैं? कमेटी में होता है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, सेकंड स्पीकर ऑफ लोकसभा, इसके अलावा डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, 3rd नंबर पर आता है डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। 4th नंबर पर होते हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा में और राज्यसभा में जो भी लीडर ऑफ अपोजिशन हैं वो यहाँ पर मेंबर होंगे इस कमेटी के। और फिर आते हैं यूनियन होम मिनिस्टर, ये सभी मिलकर के जिन लोगों को नाम सजेस्ट करते हैं उनको अपॉइंट कर देते हैं प्रेसिडेंट एज ए NHRC मेंबर एंड एज ए NHRC हेड। टर्म एंड रिमूवल की अगर हम बात करें तो देखो 2019 में कुछ यहाँ पर चेंजेस लाए गए NHRC एक्ट में। पहले जो चीज़ें थी उनमें कुछ चेंज की गई। पहले यहाँ पर ये था कि NHRC का जो हेड है वो सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस रह चुका हो वो ही होता था, लेकिन अब इसमें चेंज कर दिया गया
कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज रह चुके हैं वो भी एनएचआरसी के मेंबर और हेड बन सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर 5 साल या फिर 70 साल पहले टर्म थी, अब उसको चेंज करके कर दिया गया है 3 साल या फिर 70 साल। रीअपॉइंटमेंट जो है उसको भी यहाँ पर रेगुलर कर दिया गया है कि रीअपॉइंटमेंट जो है वो हो सकता है। ओके इसके अलावा अगर हम बात करें तो SHRC स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी ये बोल दिया गया है कि हाई कोर्ट के जो जज हैं वो भी यहाँ पर हेड बन सकते हैं स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के। बात अगर हम करें जो हमारी यूनियन टेरिटरीज़ हैं तो उनके बारे में बात रखी गई है कि जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो ही यहाँ पर जांच करेंगे। अगर हम एक्सेप्शन के बेसिस पर देखें तो दिल्ली को यहाँ पर आप छोड़ सकते हो। ओके इसके अलावा देखो यहाँ पर ह्यूमन राइट्स की बात की गई है, तो ह्यूमन राइट्स को अगर हम देखें तो उनका क्या एक बेसिक बैकग्राउंड रहा है कि किसके बेसिस पर किस तरीके से ये जो ह्यूमन राइट्स का जो एवोल्यूशन है वो हो पाया, जिसके थ्रू 1993 में हमारे इंडिया में NHRC का और फिर उसके बाद में स्टेट्स में SHRC का फॉर्मेशन हो पाया। सबसे पहले 1948 में यूनाइटेड नेशन ने UDHR यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है उसको अडोप्ट किया। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो 1991 में पेरिस प्रिंसिपल जो हैं उनको एस्टेब्लिश किया गया और ये जो पेरिस प्रिंसिपल हैं इनको 1993 में इंडिया ने भी इनेक्ट किया ह्यूमन राइट्स के एक्ट के रूप में और फिर NHRC जो है उसको एस्टेब्लिश किया गया। तो ये जो प्रोसीजर रहा, ये जो एक बेसिक बैकग्राउंड रहा, इसी के बेसिस पर NHRC जो है वो सेंट्रल लेवल पर और फिर स्टेट में SHRC जो है वो एस्टेब्लिश हो पाया। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स रहे NHRC SHRC से लेकर के जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, देखो प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है इसमें कौन सी पार्टी किसको सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पंजाब से जो अकाली दल है उन्होंने क्लियर किया है कि वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में बीजेपी का जो कैंडिडेट है द्रौपदी मुर्मू उसको सपोर्ट करेंगे। आप सभी को पता है अकाली दल जो है पहले अलायंस में थी बीजेपी के साथ में और एनडीए का एक इम्पोर्टेंट पार्ट था, लेकिन अगर हम बात करें तो जब फार्मर प्रोटेस्ट देखने को मिला 2020 से तो उसके बाद में अकाली दल ने यहाँ पर अपने आप को विड्रॉ कर लिया था और एक इंडिपेंडेंट पार्ट के रूप में उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया था। तो यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने कुछ बातें रखी हैं अकाली दल को लेकर के कि अकाली दल जिस आइडियोलॉजी को उससे विड्रॉ करके उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूप में प्रेजेंट किया था उस आइडियोलॉजी को ही वो दोबारा से सपोर्ट यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, एक सेकेंड, देखो बिजनेस पेज पर जो आर्टिकल है इसमें बताया गया है कि जो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसमें टाइम के साथ में हाइक देखने को मिल रहा है और पहले शॉर्टेज इसमें इसलिए देखने को मिला था क्योंकि जो चिप इंडस्ट्री जो है उसमें फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी कम हो रहा था, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में जो चिप इंडस्ट्री है उसमें सेमीकंडक्टर जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा से अपने आप को डेवलप कर रही है, जिसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं वो भी काफ़ी अच्छे से अपने आप को काम कर रही हैं और टाइम के साथ में जो भी अलग अलग मोटर कंपनी हैं उन्होंने अपनी डाटा रखे हैं कि टाइम के साथ में उनका जो सेल है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन पेज पर और यहाँ पर अफगानिस्तान में एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन हुआ जिसमें 3000 क्लर्कीज जो हैं वो उनकी गैदरिंग हुई काबुल में और यहाँ पर तालिबान ने अपनी बात रखी कि तालिबान जो है वो अपने आप को गवर्न करेगा सरिया लॉ के अकॉर्डिंग और उन्होंने ये भी बोला कि टाइम टू टाइम अदर कंट्री जो हैं वो उनको बेसिक बातें बताते रहें कि इसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को गवर्न कीजिए, इसके अकॉर्डिंग आप अपने को गवर्न कीजिए। तो यहाँ पर तालिबान ने बोला कि अदर कंट्रीज जो हैं वो उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश क्यों करते हैं, हमें पता है हमारे कंट्री को हमें किस तरीके से गवर्न करना है। देखो सरिया लॉ के बेसिस पर अगर हम देखें तो लास्ट टाइम भी जब भी उनका रूल्स एंड रेगुलेशन रहा था तो सरिया लॉ के बेसिस पर ही उन्होंने अपने आप के रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट किया था, जिसकी वजह से 1996 से 2001 का जो उनका टर्म था वो काफ़ी वायलेटिव फॉर्म में एस्टेब्लिश हुआ था और काफ़ी ज़्यादा इश्यूज देखने को मिले थे। इसी की वजह से टाइम टू टाइम अदर कंट्रीज सजेशन देने की कोशिश करते हैं प्रेजेंट टाइम में अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट को कि आप जो है वो कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो इम्प्लीमेंट कीजिए ताकि जो इश्यूज हैं वो कम हो सके।
ओके इसी की वजह से तालिबान जो है इन बातों के ऊपर एग्री हो, इसी को लेकर के तालिबान के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए हुए हैं। अफगानिस्तान के जो रिजर्व्स हैं उनको बैन कर रखा है ताकि उस मनी का गलत तरीके से यूज ना कर सके तालिबान, और जब तक कुछ बेसिक बातों पर एग्रीमेंट नहीं हो जाता है तब तक तालिबान के लिए वो मनी अवेलेबिलिटी नहीं हो पाएगी, और इसी की वजह से अफगानिस्तान में बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर जो आर्टिकल है देखो, रशिया ने अभी जो है वो स्नेक आइलैंड से अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। वीडियो के स्टार्टिंग में भी हमने डिस्कस किया कि ब्लैक सी में स्नेक आइलैंड है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूक्रेन के लिए, क्योंकि यूक्रेन का जो ओडिशा पोर्ट है वो वहाँ के नियरली एरिया में ही लोकेटेड है। तो यहाँ पर जब स्नेक आइलैंड को रशिया ने कैप्चर कर लिया था तो यूक्रेन की जो ट्रेड कनेक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड लेवल पर अप्लाई हुई थी, जिसकी वजह से जो ट्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ था, वर्ल्ड लेवल पर काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिले थे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि देखो, रशिया ने अपने आप को विड्रॉ तो कर लिया, लेकिन उसके बाद में जो ओडिशा रीजन है यूक्रेन का उसके ऊपर मिसाइल अटैक किया है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो हांगकांग, जो आप सभी को पता है पहले ब्रिटिश कॉलोनी थी, लेकिन 1997 में ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर जो हांगकांग है उसको चाइना को सौंप दिया। तो 1 जुलाई 1997 से अगर हम कंपैरिजन करें 2022 तक तो 25 ईयर्स हो गए उसको स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के रूप में। तो यहाँ पर चाइना के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने विजिट की हांगकांग में, और उन्होंने ये बात रखी है कि देखो, चाइना जो है वो हमेशा से वन कंट्री वन मॉडल के ऊपर काम करती है, लेकिन यहाँ पर चाइना वन कंट्री टू सिस्टम मॉडल के ऊपर काम कर रही है। और ये चीज़ें जो हैं, मतलब चाइना ने अब यहाँ पर जो नए लीडर बने हैं उसको सपोर्ट करने की बात रखी है कि हम हमेशा चाहेंगे कि हांगकांग में जो भी कियोस है वो क्रिएट ना हो, और यहाँ पर पीस जो है वो रेगुलर जो है वो यहाँ पर बनी रह सके। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच में कुछ डिस्कशन हुआ है। उनके बीच में जो इशू क्रिएट हो गए थे उन सभी को दोबारा से सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से। अगर हम बात करें, देखो ओकस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाया गया था, और ओकस ऑर्गेनाइजेशन में ये बनाया गया था कि ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट किया जाएगा यूके और यूएस के साथ में मिलकर के, कि वहाँ पर नई नई टेक्नोलॉजी हम इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि ऑस्ट्रेलिया के थ्रू चाइना को हम पैसिफिक ओशन में काउंटर कर सकें। लेकिन इसकी वजह से फ्रांस के साथ में जो ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन थे वो काफ़ी ज़्यादा उसमें इश्यू क्रिएट हुआ था। तो यहाँ पर अब वो अपने बायलेटरल लेवल पर दोबारा से कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इशू हैं उनको सॉल्व किया जा सके फ्रांस के साथ में। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।